अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो ये हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वीक में इन टॉपिक्स को कवर कर लें। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब की किताब में से इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगी। कुछ जो एक दो अगर स्लाइड्स ऐसी होंगी जो उसमें अवेलेबल नहीं है तो वो मैं आपको फिर इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट टॉपिक आपको नजर आ रहा है वो है कोवेलेंट रेडियाई। तो ऑल्दो आपके सिलेबस में आयनिक सॉरी एटॉमिक रेडियाई के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कोवेलेंट रेडियाई आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा रफली एक हम समझ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं कि किस तरह से हम एटॉमिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई को रिलेट कर सकेंगे। Now, let's try to read these passages and try to understand what is atomic radii. Now, owing to the wave nature of the electron, an atom does not have strictly defined boundaries, so that it is impossible to determine its absolute dimension. Now, आपको ये पता है कि जैसे हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, और क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है बेसिकली वो हमें ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई पार्टिकल नेचर नहीं है उसका, बल्कि वो एक वेव की शक्ल में नजर आता है उसका, क्योंकि क्योंकि एक तो वो रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी है उसके अंदर, और इसी वजह से उसकी पोजीशन को लोकेट करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको कुछ साइंटिस्ट ने वेव का भी नाम दिया है कि उसकी जो नेचर है वो कैसी है, वेव नेचर है। और इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन्स की बाउंड्रीज को, यानी कि स्पेसिफिकली बताना कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ मौजूद है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्टली उसकी पोजीशन को लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। इसीलिए in practice we are forced to deal with the radii of atoms linked together by some type of chemical bond. The atomic radius of an atom is defined as half of bond length or the distance between the two identical atoms in the chemical bond. अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आप एक चीज को समझिए कि क्योंकि जो एटम का साइज है वो इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसका रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर सकें। इसी वजह से क्या होता है कि हम एटॉमिक रेडियाई जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं कि दो एटम्स की लिंकेज, यानी जिसने बॉन्ड बनाया हुआ हो आपस में, उन दो एटम्स को लेके और फिर उनका मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियाई. Now, the atomic radius of an atom is defined as half of bond length or the distance between two identical atoms in a chemical bond. इसीलिए जब दो identical atoms को हम लेते हैं तो क्या होता है कि उसका जो half of the bond length, यानी जिन्होंने बॉन्डिंग की हुई है उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है उनकी, उसका हाफ अगर कर दें तो वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा किसी भी एक एटम का. अच्छा, नाउ आपको एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि रेडियाई और रेडियस में क्या फर्क है. नाउ इट्स सिंपल कि रेडियाई जो होता है ना वो प्लूरल होता है, यानी, और रेडियस सिंगुलर होता है. अगर एक एटम के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि रेडियस है, और अगर दो एटम्स हैं उनके रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, रेडियाई हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, इसको कंसिडर आप कुछ भी कर लें, हाइड्रोजन कर लें, फ्लोरीन कर लें, तो इन इन दो न्यूक्लियस के बिटवीन आपको पता है कि ये तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी इनकी, और इसको अगर आप हाफ कर लें तो क्या होगा, यानी ये जो डिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, इसको अगर आप हाफ कर दें यहाँ से तो दैट विल बी द एटॉमिक रेडियस फॉर दिस एटम. ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियाई. नाउ यहाँ पे फॉर्मूला भी आप चेक कर सकते हैं कि आर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 2. तो डिस्टेंस किसके बिटवीन है, ये बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स. नाउ the relationship between atomic radii of elements and bond length are given in table 2.3.
यहाँ पे ये इनकी बॉन्ड लेंथ आपको बताई हुई है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग करेगा तो उनके बिटवीन क्या बॉन्ड लेंथ होती है, एंड देन इफ यू डिवाइड दिस तो एग्जैक्टली आपको हाफ वैल्यू में एटॉमिक रेडियस जो है वो हाइड्रोजन का मिल जाएगा। इसी तरह क्लोरीन को आप देखिए, जो 202 इसका बॉन्ड लेंथ है, यानी जो दो क्लोरीन्स जो हैं उनके बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 202। इसको डिवाइड किया 2 से तो वो 101 इसका बॉन्ड लेंथ मिल गया आपको एक क्लोरीन का। ठीक है, अच्छा ये रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के है, एक तो बॉन्ड लेंथ हो गई यहाँ पे इन्होंने बताया, और बॉन्ड जो डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम्स, या तो बॉन्ड लेंथ ले लीजिए उसमें आप, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम्स। अच्छा, बॉन्ड लेंथ के लिए मैंने एक पिक्चर यहाँ पे भी लगाई है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये दिस इज व्हाट यू कॉल बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो एक कार्बन कार्बन के बिटवीन ये बॉन्ड लेंथ दिखाई हुई है। तो इसमें यानी जो किस तरह से वो बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी बॉन्ड की लेंथ को हम कहते हैं कि दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ एन मॉलिक्यूल और एटम। ठीक है, अच्छा, within a period the radii of the atoms decreases as the charge on the nuclei increases. The greatest decrease is observed in the elements of the short period since their outer shells are filled. In longer periods, we observe a smoother reduction of radii within the families of D and F elements. This is generally known as D or F or lanthanide contraction. लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ जिस आपको एक तो एटॉमिक रेडियाई की कॉन्सेप्ट आपका बस क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है एटॉमिक रेडियाई, दैट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स। ठीक है, आइडेंटिकल एटम्स होने जरूरी है। और दूसरा पॉइंट आपको इसमें ये वाला अगर याद हो, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था लास्ट चैप्टर में कि जैसे विद इन अ पीरियड द रेडियाई ऑफ द एटम्स डिक्रीजेस एज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। और ये क्यों होता है, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन, प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि शेल सेम रहता है जब आप अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। इसी वजह से जो आपका एटम है वो श्रिंक हो जाता है, इसी वजह से एटॉमिक रेडियाई भी उनका कम हो जाता है व्हेन यू गो अलोंग द पीरियड। एंड डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियाई, बिकॉज क्या हो रहा है कि शेल साइज आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। नाउ लेट्स गो टू दिस टॉपिक, दिस इज व्हाट कोवेलेंट रेडियाई। Now, the covalent bonds are formed from the overlap of the orbitals in the region between the centers of two atoms. ये हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कब किस तरह से फॉर्म होते हैं, बाय द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अच्छा, as a result of it, the nuclei of bonded atoms approach each other more closely than to the nuclei of non-bonded atoms. The covalent radius of an atom is taken as 1/2 the distance between the nuclei of two identical atoms forming a single covalent bond. नाउ देखिए, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक तो इसमें आपने ये चीज या आपको पता होगी कि इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स, और उस एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई होते हैं बॉन्डेड एटम्स के, दे अप्रोच मोर क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो न्यूक्लियस हैं वो करीब आ जाते हैं एक दूसरे के। यानी कि यहाँ पे अगर आप ये देखिए कि दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, इन्होंने ये कोवेलेंट बॉन्ड शो किया है, तो इसमें क्या होगा कि आप ये देखिए इन दोनों के न्यूक्लियस बहुत ज्यादा करीब हैं बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जब इसको अगर आप कंपेयर करते हैं एटॉमिक रेडियाई से, तो यहाँ पे न्यूक्लियस में थोड़ा सा डिस्टेंस है एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये देखिए अगर इसको हम कंसिडर करके देखते हैं कि ये हाइड्रोजन का एक मतलब मॉलिक्यूल है जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का
इस एटम के पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एंड दे आर शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग लाइक दिस, इस वाले फर्स्ट वाले हाइड्रोजन का इट विल बी मूविंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है यहाँ पे। और जो सेकेंड एटम है ये वाला हाइड्रोजन का, इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, वो भी कभी यहाँ पे पहुंचेगा लाइक दिस, इट विल बी मूविंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस, ठीक, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब कोवलेंट रेडियाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? The covalent radius of an atom is taken as one half the distance between the nuclei of two identical atoms forming a single covalent bond. जो न्यूक्लियाई के बिटवीन डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर देंगे, हाफ, like this is the center of the nucleus, this is the center of the nucleus, so the distance from here till here, and you make half of it, that will be considered as the covalent radii of an atom. And this is also बिटवीन आइडेंटिकल, यानी दोनों एटम्स आइडेंटिकल होने चाहिए, एक से होने चाहिए। ये नहीं होगा कि आप एक क्लोरीन को ले रहे हैं और एक कार्बन को ले रहे हैं, ऐसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कोवलेंट रेडियाई को। अगर आप ये वाली डेफिनेशन को कंसिडर करेंगे कि इट इज हाफ ऑफ द distance between the nuclei of two identical atoms, then both the atoms should be same, identical होने चाहिए दोनों atoms, ठीक है। Thus, we can say that the bond distance between the two atoms A and B should be the arithmetic mean of the bond length A bond A and B bond B. Take the case of covalent radius of carbon, which is 1/2 the experimentally determined distance between carbon-carbon single bond. This gives the value of 77 pm picometer. Similarly, for the silicon-silicon linkage, the covalent radius comes to be 117 picometer. Now, if we consider the bond distance between the carbon and silicon, we should expect a bond length of 194 picometer. This is in very good agreement with the experimentally determined carbon-silicon distance of 193 picometer in carborundum silicon carbide. Covalent radius of carbon and silicon bond is half of the bond length. अच्छा देखिए, ये जो पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो इसको समझ लेते हैं अभी। और ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। देखिए अभी हमने कोवलेंट रेडियाई के बारे में क्या पढ़ा है कि दोनों एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी हम कोवलेंट रेडियाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ हमें प्रॉब्लम जब आती है जब टू नॉन आइडेंटिकल एटम्स आ गए। फॉर एग्जांपल कार्बन और सिलिकॉन के अंदर लिंकेज है, अब आपको उसका कोवेलेंट रेडियाई कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? तो फिर इन दैट केस आप क्या करते हैं, कार्बन कार्बन की पहले कैलकुलेट, आपको पता है कि कितना कोवेलेंट रेडियाई है, उसको हाफ कर लेंगे। सिलिकॉन सिलिकॉन का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोवेलेंट रेडियाई, ठीक, उसको हाफ कर लेंगे। नाउ ये जो कार्बन का आपने हाफ किया है उसकी वैल्यू और सिलिकॉन का जो हाफ वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कार्बन और सिलिकॉन का कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा। सिंपल, इजंट इट? यस, इट इज वेरी सिंपल। तो बस इसमें इस पैसेज में यही लिखा है और यही आपने समझना है कि देखिए कोवेलेंट रेडियाई को जब हमने समझने की कोशिश की तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स फॉर्मिंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल एटम्स होने चाहिए तभी हम कोवेलेंट रेडियाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हम क्या करेंगे अगर हमें डिफरेंट एटम मिल गए, लाइक फॉर एग्जांपल HCl आपसे पूछ लिया किसी ने, तो अब आप क्या करेंगे? सिंपल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आप कैलकुलेट कर लेंगे कोवेलेंट रेडियस, और उसके बाद उसको आपने हाफ कर लिया और इस तरह से कैलकुलेट कर लिया हाइड्रोजन का। इसी तरह से फ्लोरीन फ्लोरीन का हाफ करके उसका कैलकुलेट कर लिया, and then you will add these two values. As a result of that, you will get
हाइड्रोजन क्लोराइड का कोवेलेंट रेडियाई। प्रॉब्लम सॉल्व। गुड। नाउ द कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीजेस with increase in bond order because there is corresponding decrease in internuclear distance. Thus, in carbon, the internuclear distance and atomic radii decrease with increase in bond length. अच्छा, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर को अगर आपने सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो देखिए, बॉन्ड ऑर्डर ये होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बिटवीन, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, आप ये देखिए कि इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये देखिए यहाँ पे भी डिक्रीज हो रही है। देयर इज आपको विजिबल नजर आ रही है कि बिल्कुल ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। क्यों डिक्रीज हो रही है बॉन्ड लेंथ? क्योंकि इनके बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो गया। इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ज्यादा इंटरन्यूक्लियर जो इनका अट्रैक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। अगर आपने दो बॉल्स हैं, उनके बिटवीन में एक रबर बैंड है, तो अगर एक होगा तो वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहेंगे। अगर 3 रबर बैंड्स को आप उसमें लगाएंगे तो वो फिर क्या होगा कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब मतलब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा उनके अंदर। ठीक है। तो इसको ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बाकी मेन चीज आपने यहाँ पे ये इस पिक्चर को लगाने का ये है कि एक तो आपको बॉन्ड ऑर्डर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप ये समझ सकें कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ किस तरह से रिलेट कर रहा है। नाउ कम टू दिस पॉइंट अगेन, द कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, यानी कि जब सिंगल बॉन्ड है तो वन है बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, तो जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीज हो रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ decrease in the internuclear distances. Thus, in carbon, the internuclear distance and atomic radii decreases with the increase in the bond length.